आप सभी लोगों को नमस्कार। तो जैसा कि आपने देखा होगा, हमारा इस वीडियो का जो टाइटल है हाउ टू मेक लिस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर रिएजेंट्स। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। आप लोग सभी इंतजार कर रहे होंगे ऐसे वीडियोस के लिए, क्योंकि सर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन के बारे में तो बताते हो कि एक करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम अब कुछ नया करने जा रहे हैं। नया इन द सेंस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी कुछ पढ़ते हो तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवीजन के टाइम जो रोल प्ले करता है वो टॉपिक होता है रिएजेंट्स। आप यूँ कह लीजिए रिएजेंट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन जाता है एक समय के लिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हो उन सभी चीज़ों को अपने आपस में इकट्ठा करके जो टॉपिक रखने वाला होता है उस टॉपिक का नाम रिएजेंट्स होता है। उम्मीद है आप इस बात को एकदम अच्छे से समझ चुके होंगे और आपने एक लंबा समय दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीज़ों को समझते हुए सीखते हुए, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि रिएजेंट्स की अगर बात की जाए तो हर जगह रोल होता है, हर जगह इसका एप्लीकेशन पार्ट यूज़ हो जाता है। बिना रिएजेंट्स के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी सवाल नहीं बनता है इन हायर एजुकेशन, या फिर अगर अपन जेई की बात करते हैं, नीट की बात करते हैं, या फिर जेई एडवांस की बात करते हैं, तो जो छोटे बच्चों के लिए एक तरह से दुखती हुई रग होती है, जो परेशानी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो रिएजेंट्स ही रही होती है। तो आज ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है हमारा, यूँ कह लीजिए जेई मेन के एग्जाम से लेकर जो एकदम यूपीएससी तक के एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी जाती है, उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए, और स्पेशली नेट गेट और IIT जेईई वाले एस्पायरेंट्स जरूर इसको देखें ही, और जेई एडवांस वाले जो एस्पायरेंट्स आपके छोटे भाई बहन हैं, आप उनको ये वीडियो सर्कुलेट करो, मज़ा आने वाला है। मतलब कुछ यूनिक कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है तो एक रास्ता जो है वो रिएजेंट्स के घर से होकर जाता है। इस चीज़ को आप नकार नहीं सकते हो, इसलिए डिफ़िकल्टीज समय से समय आपकी बनी रहती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। अगर अपन यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर रिएजेंट्स के बारे में जो पहला पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है, रिएजेंट्स को याद रखना सबसे बड़ी बात है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, रिएजेंट्स का फंक्शन याद रखते हैं कि रिएजेंट्स किसको किस में कन्वर्ट करता है, मतलब सर रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या बनता है, लेकिन हम कभी कभी रिएजेंट्स को ही भूल जाते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सिंपल वो सवाल है, ये याद है कितने रिएजेंट्स हैं? क्या आप लोगों ने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है? क्या आपको ये सच में याद है कि कितने रिएजेंट्स होते हैं? तो आपको याद नहीं होगा। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करें, कंसंट्रेटेड H2SO4 वो भी एज अ रिएजेंट वर्क कर रहा होता है जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं। थोड़ा सा और जाते हैं MCPBA, थोड़ा सा और जाते हैं H2O2 OH-, फिर इसी तरीके से HiO4, ये सभी रिएजेंट्स हैं। तो ऐसे क्या आपको टोटल याद है क्या? एक आपके पास एक एग्जैक्ट नंबर है क्या? एग्जैक्ट नंबर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा वेरी हो सकता है, लेकिन जब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो कुछ ना कुछ तो एग्जैक्ट नंबर होगा। 80, 90, 95 प्लस, 100 प्लस, कितने रिएजेंट्स हैं जो आप लोगों ने याद किए होंगे? तो आप बोलोगे सर हम तो ऐसा याद ही नहीं करते, हम तो रिएजेंट्स को याद ही नहीं करते, हम तो उनके फंक्शन पे ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे LiLH4 दिमाग में रटा हुआ है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसे ही HiO4 के बारे में भी आपको बहुत ही कॉन्फिडेंसली पता होना चाहिए कि क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। और ऑक्सीडेशन के लिए इसकी जगह कौन कौन यूज़ कर सकते हैं? लेड टेट्रा एसीटेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के कि आपको रिएजेंट्स में जो सबसे पहले याद करना है वो याद रखना है कि रिएजेंट्स कौन सा है। LiLH4, NaBH4, H2PD, इस तरीके के बहुत सारे रिएजेंट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। दूसरी बात, ये तो आप सभी करते ही हो, एक बार ये याद हो जाए कौन से रिएजेंट्स के बारे में पढ़ रहे हो, उसकी बेसिक बातों के बाद दूसरी बात आपको उसके काम को याद रखना है, और काम को साथ थोड़ा सा एक्सेप्शनल बातों पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वो एक्सेप्शनल बातों से थोड़ा सा, आप यूँ कह सकते हैं, ज़्यादा से बनाता है। कभी कभी डायरेक्टली एक्सेप्शन ही उठ के आ जाते हैं क्वेश्चन में और आप बोलते हो सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमें समझ में आता ही नहीं। तो ये दूसरी बात हो गई। ये बहुत ही बेसिक बात है जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने सोचा वीडियो बना रहा हूँ, ज़बरदस्त वीडियो है ये, तो आपको एंड में समझ में आएगा। अगर अपन थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट यही है कि चाहे रिएजेंट याद करना हो, उसके फंक्शन को याद करना हो, तो सभी समस्याओं का एक ही हल है, आपको रिएजेंट लिस्ट बनाना आना चाहिए, आपको रिएजेंट लिस्ट तैयार करना आना चाहिए। और रिएजेंट लिस्ट तैयार कर लेने से आपका रिवीजन वर्क भी आसान हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और सबसे बड़ी बात, आप रिएजेंट्स को कभी भूलोगे नहीं और उनकी एक्सेप्शनल बातों को भूलने का कोई सवाल ही नहीं होता है। उम्मीद है ये बात मैं आपको एकदम अच्छे से समझा पा रहा हूं। अब अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि रिएजेंट्स लिस्ट ही बनाना है, ऑर्गेनिक में कभी डर नहीं लगेगा रिएजेंट्स लिस्ट बनाने से, तो अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं
अर्निंग में अगर बात की जाए आप लोगों से, तो रिवीजन करते समय भी आपको यही ध्यान देना है। जैसे ये लिखा है तो तुम्ही का मतलब रिएजेंट्स है यहाँ पर। जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन करो, चाहे आप नेट गेट एस्पायरेंट्स हो, चाहे आप आईआईटी एस्पायरेंट हो, या फिर कोई मुझे जेई और नीट का बच्चा भी देख रहा है, उनके लेवल पे इतना ज़्यादा हायर होता नहीं है, उनके थोड़े से पीवाईक्यू क्वेश्चंस का ज़्यादा टच होता है। अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस को भी देखोगे तो वहाँ पर थोड़ा सा रिएजेंट्स का रोल ज़्यादा रहा होता है। तो वही बात मैं यहाँ पर आपको कुल मिला के बता रहा हूँ और वही बात आपको यहाँ पर कुल मिला के समझा रहा हूँ। तो ये बात हो गई, इंपॉर्टेंस ऑफ रिएजेंट्स ही हमारे पास चल रहा है। रिवीजन किस तरीके से करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हमेशा रिएजेंट, और रिएजेंट को पढ़ने के बाद जीओसी को जोड़िए, है ना। इस तरीके से एरोमेटिसिटी को जोड़िए, स्टोकेमिस्ट्री को जोड़िए, रिएक्शन मैकेनिज्म को जोड़िए, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को जोड़िए, नेम रिएक्शंस को जोड़िए। नेम रिएक्शन का सवाल बिना रिएजेंट्स के बनता ही नहीं है। ऐसे जब आप टॉपिक्स को आपस में जोड़ोगे तो उसको इकट्ठा करके जो टॉपिक रखता है वो रिएजेंट ही रखता है। तो अगर आपको रिएजेंट पे कमांड होगा तो आप अपने बाकी सारे टॉपिक्स को इकट्ठा करके, यूँ कह लीजिए एक कनेक्टिविटी के साथ, एक फ्लो के साथ आगे बढ़कर आप पेपर में बढ़िया सा अटैम्प्ट कर सकते हो। बिकॉज यू आर हायर स्टूडेंट्स। हायर एजुकेशन में हमेशा जो पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है वो सारे सवालों को क्लब करके कंबाइंड करके आती है। कोई ऐसा डायरेक्ट सवाल नहीं आता, बहुत बेसिक रिएक्शन नहीं आती, थोड़ी टिपिकल रिएक्शन आती है। टिपिकल इसलिए बन जाती है एक से ज़्यादा रिएक्शंस को जोड़ा जाता है। अगर आगे बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नेट और गेट के स्कोर में ऑर्गेनिक भी स्कोर करना है और ये जरूरी है। अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए, एक सिलेक्शन देना है, तो आपको ऑर्गेनिक में भी वहाँ पर स्कोर करना होगा। और ये बात भी सच है कि आपको रिएजेंट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि सर 100 बीमारियों का अगर एक इलाज होता है कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसकी जो सबसे पहला जो इलाज आता है वो होती है रिएजेंट। आप ना पढ़कर भी अगर चीज़ों को छोड़ना चाहोगे तो आप बड़ी मेहनत करके, आप छोटी सी चीज़ी, मतलब छोटी सी मेहनत, आप एक तरीके से पीछे हट रहे होते हो, उससे दूर भाग रहे होते हो। तो थोड़ा सा एंड में फाइनली अपन यही बात करेंगे कि सर रिएजेंट लिस्ट कैसे तैयार करें। सवाल तो हमारे पास सीधा ये आ रहा है कि सर आप बोल रहे हो लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, क्योंकि रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट से ही सारी चीज़ें होती हैं। तो सवाल हमारा ये आ रहा है सर कि आखिरकार रिएजेंट का जो लिस्ट है वो बनाना कैसे है। तो ज़रा ध्यान से सुनते जाइएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। अगर मैं बताना चाहूँ तो दिस इज़ द, एकदम आपको अच्छा लगा होगा, ये मेहनत की है और आप इस मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए। कमेंट्स में तो ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा और अच्छे से बताइए क्या आपको ये तरीका समझ में आ रहा है। अगर आप इस तरीके से किसी भी रिएजेंट को लिखोगे, पहले मैं एक बार साइड हट जाता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। क्या मैं साइड हट गया क्या? तो सबसे पहले तो आप रिएजेंट को एकदम बीचों बीच में लिखा करो। सबसे पहला आपका काम यही होना चाहिए कि रिएजेंट को इस तरीके से एकदम बीचों बीच में लिखा होना चाहिए ताकि दूर से एकदम, मतलब पेज को खोलो तो वो रिएजेंट चमकना चाहिए, क्योंकि रिएजेंट को याद करना बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर वो चमक गया, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है गिलमान रिएजेंट वाला पॉइंट समझ में आ रहा है कि उसके नाम वगैरह थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। गिलमान रिएजेंट बोला, अब ये थोड़ा सा अपना स्टाइल है, अपनी चीज़ें हैं, थोड़ा सा यहाँ लिख दिया है, तो आप इसके बारे में आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। इसके छोड़िए, कोई भी रिएजेंट का अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाओगे तो उसके बारे में हमेशा 2 बातें पता होनी चाहिए। एक तो उसकी बातें, मतलब कुछ एक्स्ट्रा उसके पॉइंट्स, कुछ एक्स्ट्रा उसके फीचर्स, और एक उसका काम बोले तो सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बात करते हैं तो रिएजेंट आता है। अपन ने रिएजेंट को यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है, तो किस रिएक्टेंट को ये किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, आखिरकार किस रिएक्टेंट के साथ ये रिएक्ट करेगा और किसके साथ नहीं करेगा, ये सब बातें आपको पता हो जाएंगी जब आप उसके काम को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैंने इसका एक आपको आइडिया दिया है, बना के समझाया है कि रिएजेंट लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो दिस इज द तरीका। आप इस एक स्लाइड में, इस एक पेज में जब आप बनाओगे, इसको लिखोगे, आपको सारी चीजें जो भी आपने ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट में पढ़ते समय दिमाग लगाया होगा, वो सारी बातें यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी। इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपका सवाल को सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। मतलब आप सवाल को और ज़्यादा अच्छे से सोच पाओगे, आप सवाल में और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें अटैम्प्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो वो है बातें। तो देखो सबसे पहली बात लिखी है, गिलमान रिएजेंट इज ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट। सिंपल सी बात है, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का टाइप है जिसमें मेटल क्या होता है, कॉपर होता है और कार्बन चेन होती है। फॉर्मूला इस R2CuLi, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
उसके बाद इट इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोनाइन, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है मेरे भाई, तो यहाँ पर पता ही होना चाहिए कार्बन पर आपके पास क्या होगा, कार्बन पर क्या होना चाहिए यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव। तो आप समझदार हो, मेटल पे हमेशा पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव होगा और कॉपर पर पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो सर ये एक तरीके से अम्पोलंग रिएजेंट भी है। अब यहाँ पर एक बात मैंने और जोड़ दी, बात करेंगे कभी, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए अम्पोलंग रिएजेंट क्या होता है। जनरली कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन हम यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव लेके आ रहे हैं, तो हम रिवर्सल ऑफ पोलरिटी कर रहे हैं, और वो सभी रिएजेंट जहाँ पर रिवर्सल ऑफ पोलरिटी होती है उसी को अम्पोलंग रिएजेंट कहते हैं। ऐसे बेहतरीन टॉपिक आप सीखने के लिए हमारा जो आने वाला बैच है प्रो ऑर्गेनिक बैच, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत ही शानदार टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं। वो कंटेंट जो यहाँ पर आसपास में आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ही शिद्दत से कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स हो चुके हैं, चैप्टर्स को मैं वर्क कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं बहुत जल्दी कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट। डिसाइड करते हैं, अपन मेन मुद्दे पे आते हैं। तो ये पार्शियल नेगेटिव है, तो आपको पता है जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं वो सभी क्या होती हैं, कार्बोनाइन होती हैं। बस ये बात है, यहाँ पे सोर्स ऑफ कार्बोनाइन है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, बेस की तरह भी काम कर सकता है। इसको याद रखिएगा, जब आपके पास एक्टिव H या एक्टिव हाइड्रोजन होगा या एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो यही काम किसकी तरह करेगा, बेस की तरह काम करेगा। क्योंकि आपको पता है कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज या तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है या फिर बेस की तरह काम करती है। जब सामने एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो बेस होगा, और अगर कार्बन होगा तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ही कर रही होगी। इट एग्जिस्ट इन डायमंड फॉर्म इन सॉल्यूशन। थोड़ा कुछ बहुत प्लस बातें पता होंगी तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि आपको रिएजेंट्स के बारे में जानकारी है। इट वर्क्स एट लो टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस। और प्रिपरेशन का जो तरीका होता है इसका वो कुछ इसी तरीके से होता है, जहां पर क्या होता है RLiCuI का यहाँ पर रिएक्शन करवा देते हैं तो R2CuLi का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस इज द एक बात जो आपको यहाँ पर एक रिएजेंट के बारे में थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ऑर्गेनोमेटिक रिएजेंट है, सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस की तरह भी काम कर सकता है। बात समझ में आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गिल्मान रिएजेंट इसका नाम होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रिएक्शंस की। तो रिएक्शन में मैंने एक तरफ लिखा है रिएक्टेंट और एक तरफ लिखा है कि आखिरकार क्या फंडा, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा होगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये काम में मैंने 2 रिएक्शन को स्पेसिफाई किया है। एक आपके पास है एसन रिएक्शन और एक आपके पास है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो समझ जाइए यार, सीधी सी बात, ये 2 ही तरह के रिएक्शंस दिखाते हैं जनरली। एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एक दिखाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहां दिखाएंगे? सबसे पहले एक दिखाएंगे एल्किल हैलाइड के साथ। जब एल्किल हैलाइड होंगे तो वहां पर एक SN2 प्रोडक्ट बनता है, और SN2 मतलब बैक साइड से अटैक होगा, X बाहर निकल जाएगा और R अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो वहां पर एल्केन एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा। देख रहे हो, आपने नोट्स बनाते ही कितनी सारी चीजें एक ही बार में याद होती जा रही हैं। यही है मतलब, इस तरीके के नोट्स बनाने से आपको एक छोटे से पेज पर बहुत सारी चीजों को कॉन्साइज करके लिखकर बहुत सारी चीजें याद करनी है। ऐसे ही आपके पास यदि कोई लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इस तरीके से मार्केट करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो मैंने लिखा है माइग्रेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड टेक्स प्लेस। डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो तब ऐसा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कहानी तब होगी जब यहाँ पर कुछ R- वाला वही जो पार्ट है वो यहाँ अटैक कर रहा होगा। इस तरीके की कहानी होगी। R2CuLi तो सामने रहा होगा ना यार, डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड इस तरीके से माइग्रेशन करेगी और लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा होगा। विनाइल हैलाइड में रिटेंशन हो जाएगा, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। इपॉक्साइड में रिंग ओपनिंग होती है। आप इपॉक्साइड जानते हो, इस तरीके से आपके पास क्या होता है, जो साइक्लिक ईथर होता है उसी को इपॉक्साइड बोलते हो। तो यहाँ पर अगर R2CuLi है तो R- क्या करेगा, यहाँ पर किसी जगह अटैक करेगा और इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी, तो यहां पर एपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग हो जाएगी। साइक्लिक ईथर आर नोन एज एपॉक्साइड्स। एलाइलिक और प्रोपार्जिलिक जो हैलाइड है वहां पर भी सेम फंडा है, माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टेक प्लेस। फिर एक जो बहुत ही खास बात आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की, और दोनों रिएक्शंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नेट और गेट के लिए। एक रिएक्शन है माइकल एडिशन। अगर आपने माइकल एडिशन पढ़ी होगी तो ये क्या होती है, 1,4 आपको याद होना चाहिए। वहां पर इस तरह का सबस्ट्रेट होता है और वहां पर R2CuLi, याद करो HSAV प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो वो सारी बातें अपन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है ये सॉफ्ट है कि हार्ड है। सॉफ्ट है तो सॉफ्ट पे अटैक करेगा, हार्ड है तो हार्ड पे अटैक करेगा। तो रिएक्शन
पढ़िएगा तो रिएक्शन पढ़ के आप इसको सारी बातें इससे रिकॉल कर सकते हो। एक्चुअली व्हाट इज रिवीजन, रिवीजन होता क्या है ऑर्निक में। आप सारी चीज़ें पढ़ते हो, उनको आप पहले याद करने की कोशिश करो कि माइकल एडिशन में सबस्ट्रेट क्या था, माइकल एडिशन में प्रोडक्ट क्या था, इस तरह की सारी बातें याद करनी है। तो एक वीडियो मैंने आपको रिएजेंट्स के लिए बनाया है। अब मैं फ्यूचर में आप लोगों के लिए नेम रिएक्शन का भी कुछ सोचूंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप शेयर नहीं करेंगे अच्छे से नहीं फैलेगा। मुझे दिखना चाहिए शेयर हो रहा है अच्छे लेवल पे, क्योंकि जो चीज़ अच्छी है वो जितना आप फैलाओगे उतना बढ़िया रहता है। खुद सीखिए, दूसरों को सिखाते रहिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन हो नेक्स्ट टाइम में से वीडियो बनाने के लिए। और आपको पता बहुत सारा ऑर्निक का कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पर मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। तो चीज़ों को शेयर कीजिए अच्छे लेवल पर, उम्मीद आप करेंगे बहुत अच्छे से जुड़े रहेंगे। क्रैम्स रूल का फंडा, एडिशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स होता है तो एक क्रैम्स रूल होता है जो कि एडवांस स्पेशली एक्सक्लूसिवली टॉपिक होता है नेट गेट का। तो क्रैम्स रूल का फंडा यहाँ पर लग रहा होता है। आखिरी में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या ऐसे ही सारे रिएजेंट्स का चाहिए? तो आप तो पहले ही सोच रहे होगे, है ना। हाँ सर, थोड़ा सा मेहनत कम करना चाहते हैं, आप कर दोगे तो कितना अच्छा होगा। अरे नहीं, अच्छा नहीं होगा। एक बार पहले खुद से कोशिश करो, और फिर भी अगर चाहते हो इसी तरीके से चीज़ों को, तो आप कमेंट ब्लो कर सकते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, टारगेट है 100+ कमेंट्स का। अगर 100+ कमेंट्स बढ़िया से आएंगे, क्योंकि आप शेयर करोगे तो कमेंट्स होंगे, अप्रिशिएशन होगा, तो अपन इसी तरीके से लाइन लगा देंगे, एक बढ़िया से वीडियो में रिजेंट्स के बारे में एक एक करके बता रहे होंगे। तो आपका रिविजन भी हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में ऑर्निक केमिस्ट्री का पेपर बहुत नज़दीक है। अब अगर अपन फाइनली बात करते हैं, तो कमिंग सून प्रो ऑर्निक का बैच और कंप्लीट ऑर्निक बैच फॉर नेट एंड गेट, तो आज ही 1-2 दिन में आने वाला है। जुड़े रहिए, बढ़िया से सीखते रहिए। जो अपन धमाल ऑर्निक में मचा रहे हैं, वही ऐसे ही और भी केमिस्ट्री के पार्ट्स में आने वाले समय में मचाने वाले हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद है आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ऐसे ही आपको रिजल्ट का इस तरीके का फ्लो चार्ट चाहिए होगा, तो आप पहले मैक्सिमम शेयर करो। इस वीडियो में 100+ कमेंट्स कम से कम बढ़िया से बेहतरीन से वो मोटिवेट करें मुझे काम करने के लिए, और आपको मैं करके दिखा दूँ। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।